सभी को कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में किन्हीं कारणों से वीडियो बीच में ही बंद हो गया था, जिससे जो अपने बचे हुए प्रश्नोत्तर हैं वो रह गए थे। भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो प्रश्नोत्तर हैं ये अधिकांशतः व्याकरण, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो कि पेपर में अक्सर ही पूछ लिए जाते हैं। कक्षा 12 की हिंदी में कहानी, वापसी और वापसी के पूरे लगभग सभी प्रश्नोत्तर हम पढ़ चुके हैं। अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। भाषा अध्ययन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए गद्यांश में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप लोग कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को विराम चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि विराम चिन्ह टोटल कितने होते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पूरे यदि हम विराम चिन्हों को देखें तो 13 विराम चिन्ह होते हैं। और ये 13 विराम चिन्ह कौन कौन से हैं? पूर्ण विराम या विराम, अर्धविराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, योजक, निर्देशक जिसे हम डैश भी कहते हैं। इसके अलावा जो कोष्टक है तो वो भी विराम चिन्हों के अंतर्गत आ जाता है। हंसपद, रेखांकन, लाघव चिन्ह और लोप चिन्ह, ये अपने विराम चिन्ह हैं। और इस गद्यांश में हमें विराम चिन्हों का ही प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम गद्यांश पढ़ लेते हैं। नारद ने पूछा, उस पर आयकर तो बकाया नहीं था, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। चित्रगुप्त ने कहा, आय होती तो कर होता, भुखमरा था। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा मुझे उसका नाम बताओ तो नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। ठीक है, तो ये अपना गद्यांश हो गया। अब हमें इस गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो यहाँ पर एक लाइन है जो इसमें क्या दिया है, नारद ने पूछा उस पर। अब यहाँ नारद ने पूछा यानी कि यहाँ जो इसके आगे जो वाक्य है, जो लाइन है, वो नारद के द्वारा ही कही गई है। तो जब जिसके द्वारा जो कहा गया है उसका ज्यों कहते हैं यदि हम लिखित रूप में रखते हैं तो फिर वहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग आएगा कि नारद ने पूछा, क्योंकि नारद के ही शब्द यहाँ पर आए हैं। शब्द के रूप में क्या है यहाँ पर? शब्द के रूप में यहाँ है, नारद ने कहा है उस पर आयकर तो बकाया नहीं था। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह भी आएगा और साथ में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग भी होगा। उद्धरण चिन्ह कौन से हैं? इस प्रकार से जो आगे पीछे आते हैं, बीच में जो लाइनें दी हुई होती हैं, तो ये उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं, हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो यहाँ फुल स्टॉप या जिसे हम पूर्ण विराम भी कहते हैं, तो पूर्ण विराम आएगा। पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है? एक लाइन, ठीक है, एक डंडा। चित्रगुप्त ने कहा, तो यहाँ देखिए चित्रगुप्त का ही शब्द यहाँ पर आएंगे। उन्होंने क्या कहा, जिसके जो कथन है उसको हम जो कहते हैं उतार देते हैं तो फिर वहाँ पर उद्धरण चिन्ह आ जाता है। तो यहाँ पर फिर से उद्धरण चिन्ह आएगा, किस प्रकार का? ऐसे। और यहाँ पर चित्रगुप्त के वाक्य, उनका कथन दिया रहेगा। तो चित्रगुप्त ने कहा, आय होती तो कर होता, भुखमरा था। तो यहाँ उद्धरण चिन्ह आएंगे। नारद बोले तो फिर से यहाँ नारद का कथन आ गया, मामला बड़ा दिलचस्प है, तो वही उद्धरण चिन्ह है। और है के आगे आएगा पूर्ण विराम। अच्छा मुझे उसका नाम तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। यहाँ पर नारद के फिर से कथन आ गया, तो यहाँ फिर से जो है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हो गया। अब अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द छांटकर लिखिए। तो यहाँ पर हमें विदेशी शब्द छांट करके लिखना है। देखो शब्दों की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर बताया है कि यदि प्रश्न आ जाता है कि शब्द की उत्पत्ति कितने प्रकार से
मानी जाती है। शब्दों की उत्पत्ति कितने प्रकार से मानी जाती है? 4 प्रकार से मानी जाती है। यानी कि जो शब्द हैं वो कहाँ कहाँ से उनका जो है निकल कर के या उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ कहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द से शब्दों की उत्पत्ति मानी गई है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि विदेशी शब्द छांट करके लिखना है। शब्द क्या है? बॉक्स, विषाद, वर्ष, दोहरी, रात्रि, खिन्नता, स्निग्ध, आखिरी, प्रकृति, आकांक्षी, धप, उन्मुक्त, छोर और टोन। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट साफ हम जब पढ़ते हैं तो निकल कर आ रहा है कि जैसे विषाद है तो विषाद शब्द हो गया, वर्ष हो गया, विषाद, वर्ष, रात्रि, स्निग्ध, प्रकृति, आकांक्षी और उन्मुक्त, ये क्या है? ये तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं? संस्कृत से जिन शब्दों का हम ज्यों का त्यों प्रयोग हिंदी में करते हैं, तो संस्कृत के जिन शब्दों का प्रयोग हम वैसे ही जैसे संस्कृत में है उनका उसी प्रकार से प्रयोग जब हम हिंदी भाषा में करते हैं तो वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द आते हैं अब। तो तद्भव कौन सी है? जैसे दोहरी, ये तद्भव शब्द है, और खिन्नता, ये भी तद्भव शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। दोहरी और खिन्नता। तो तद्भव का मतलब होता है कि संस्कृत शब्दों का कहीं ना कहीं उनका जो है उन शब्दों को हम अपनी स्थानीय बोली के अनुसार या फिर अपनी सुविधा के अनुसार जब उन्हें हम परिवर्तित करके प्रयोग करते हैं तो वो तद्भव के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आते हैं देशज। तो देशज शब्द कौन कौन से हैं? देशज हैं धप और छोर। वही है जो जहाँ क्षेत्रवाई जहाँ जो शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं, जबकि उनका हिंदी में प्रयोग ना के बराबर रहता है, तो उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अब आते हैं विदेशी। तो विदेशी शब्द कौन कौन से हैं? बॉक्स, ये अंग्रेजी शब्द है, आखिरी और टोन, ये विदेशज शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, दिए गए मुहावरों और कहावतों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे हैं और कहावतें हैं। तो ऊँट की मुँह में जीरा, मुँह लटकाना, मुँह बनाना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है, ये शब्द हैं। तो इनका प्रयोग करना है हमें वाक्य में। तो ऊँट की मुँह में जीरा वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? राजा 10-12 रोटियां खाता है, उसे 2 रोटियां देना तो ऊँट की मुँह में जीरा के समान है। कहने का अर्थ है कि आवश्यकता से बहुत ही कम यदि हमें कोई वस्तु या कोई चीज़ मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं फिर? कि ऊँट की मुँह में जीरा, यानी कि ये उसके लिए ना के बराबर है। दूसरा है मुँह लटकाना। तो इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जिद पूरी ना होने पर सुरेश कमरे के कोने में मुँह लटका कर बैठ गया। ये तो बहुत ही आसान है। अगला है मुँह बनाना। तो इसका वाक्य में प्रयोग किसी भी प्रकार से आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो बंदर हाथ आए आईने से खुद की शक्ल देखकर बार बार मुँह बना रहा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आप इस अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले व्यक्ति का संबंध धीरे धीरे कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के निम्नलिखित अंगों पर बनने वाले 2 मुहावरे लिखिए। आँख, नाक, कान, हाथ, पैर। तो आँख के क्या बनेंगे? आँखों में धूल झोंकना, आँखों में खटकना, या इसे हम एक और प्रयोग कर सकते हैं, आँख का तारा होना। दूसरा है नाक। तो नाक में दम करना, नाक में नकेल कसना और नाकों चने चबाना। इसको भी लिख सकते हैं आप लोग। 2 लिखना है तो 2 कोई से लिख दीजिए। तीसरा है कान। तो कान काटना, कान पर जूना रेंगना। और चौथा है हाथ। तो हाथ पैर फूलना, हाथ पर हाथ रख कर बैठना। 5वां है पैर। तो पैर उखड़ जाना और पैर फैलाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के विपरीत अर्थ लिखकर वाक्य पूरा करें। तो यहाँ हमें विपरीत अर्थ लिखना है। विश्व में जन्म एवं
मरण अवश्यंभी अवस्वाभावी है। दूसरा है, इस संसार में मानव और दानव दोनों ही तरह के लोग रहते हैं। तीसरा है, रावण ने राम की शत्रुता थी तो सुग्रीव से मित्रता। ठीक है, अपोजिट हमें विपरीत अर्थ लिखना है। उसने रात और दिन एक कर दिए, तो इसके हो गए विपरीत शब्द। अगला प्रश्न है 6वां, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार किस प्रकार हो रहा है। तो इसके ऊपर हमें कुछ संक्षिप्त जो है महत्वपूर्ण जानकारी लिखनी है। तो हिंदी बहुत तेज़ी से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रतिष्ठित होती जा रही है। विदेशों के लगभग 90 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन कार्य हो रहा है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी भाषाओं में चीनी अंग्रेजी के पश्चात हिंदी का ही स्थान आता है। तो कहने का अर्थ है कि हिंदी का जो है विश्व में तीसरा स्थान है और इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार अनेक प्रकार से किया जा रहा है। किस प्रकार से, तो इसमें 2-4 पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। नंबर 1 है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य भाषाओं में सम्मिलित करने के प्रयास हो रहे हैं। दूसरा है, विश्व में विविध स्थानों पर विश्व हिंदी सम्मेलनों का आयोजन इसकी प्रतिष्ठा और स्वीकार्यता को और बढ़ा रहा है। तीसरा है, विश्व में जो प्रवासी भारतीयों द्वारा भी साहित्य सृजन कर हिंदी को समृद्ध बनाया जा रहा है। प्रवासी भारतीय जो भारतीय लोग हैं वो अन्य विश्व के अन्य देशों में निवास कर रहे हैं, तो उन्हें प्रवासी भारतीय बोलते हैं। सृजन का मतलब हो दिन प्रतिदिन उसको और अच्छे और नए ढंग से निर्माण उसका करना। अब हमें लिखना है 7वां प्रश्न है, और प्रश्न क्या है, राष्ट्रभाषा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो हमें यहाँ राष्ट्रभाषा की विशेषताएं लिखनी है। राष्ट्रभाषा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, राष्ट्रभाषा समस्त राष्ट्र की भाषा होती है। नंबर 2 है, राष्ट्रभाषा का रूप व्यापक है। 3, राष्ट्रभाषा का व्यवहार पूर्ण राष्ट्र में होता है। 4, राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की संस्कृति एवं आदर्शों को अभिव्यक्त करती है। 5वां है, राष्ट्रभाषा देशवासियों की आकांक्षाओं को भी अभिव्यक्त करती है। 6वां है, राष्ट्रभाषा देश के विभिन्न भागों के निवासियों के मध्य संपर्क स्थापित करती है। और 7वां है, राष्ट्रभाषा अन्य भाषाओं एवं विभाषाओं की प्रगति में सहायक है। तो ये क्या हो गई, ये राष्ट्रभाषा की विशेषताएं हो गई। इतना आप लोग याद रखिए कि जो हिंदी भाषा है वो अभी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, सिर्फ उसे राजभाषा का ही दर्जा दिया गया है। राजभाषा का मतलब होता है जो राजकीय कामकाज की भाषा हो। भारत के 14 ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जाती है और हिंदी का ही प्रयोग होता है। इसके अलावा अन्य प्रदेश हैं तो उनमें या तो अंग्रेजी या वहाँ की जो स्थानीय बोली है उसका ही प्रयोग होता है। तो ये कक्षा 12 की हिंदी में जो कहानी दी हुई है वापसी, उसके प्रश्नोत्तर थे और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 2-4 बार वीडियो ही सुनेंगे तो उतने में ही आपको याद हो जाएंगे। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए कि आपको वीडियो किस प्रकार का लगा और कैसा आप लोग और चाहते हैं जानकारी इससे संबंधित। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।